दोस्तों सोचिए, हिमालय के पहाड़ों में एक तरफ भूकंप और दूसरी तरफ अचानक टूटता हुआ ग्लेशियर और फिर हजारों करोड़ लीटर पानी इतनी तेजी से नीचे आता है कि रास्ते में आने वाले पुल, सड़कें, घर और बिजली के प्रोजेक्ट तक बह जाते हैं। नेपाल में हुई इस भयानक बाढ़ ने सिर्फ नेपाल को ही नहीं बल्कि भारत को भी चिंता में डाल दिया, क्योंकि जिस जगह पर यह पानी आया वह चीन का कब्जे वाला तिब्बत का इलाका है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या तिब्बत में हो रहे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और आने वाले समय में बनने वाला चाइना का मेगा डैम्स भारत और नेपाल के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि नेपाल में आखिर हुआ क्या। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर के पास एक सेस्मिक इवेंट यानी भूकंप जैसी हलचल के बाद पहाड़ में बर्फ, ग्लेशियर और चट्टानों का बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। इससे नदी का रास्ता कुछ समय के लिए ब्लॉक हो गया और पानी पहाड़ों के बीच जमा होने लगा। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी नदी के बीच अचानक एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाए। नदी का पानी आगे नहीं जा पाएगा और पीछे की तरफ लगातार जमा होता रहेगा। लेकिन ये नेचुरल वॉल हमेशा के लिए नहीं टिक सकती थी। कुछ समय बाद बर्फ और चट्टानों का ये ब्लॉकेज टूट गया और अचानक बहुत बड़ी मात्रा में पानी नीचे की तरफ तेजी से बहने लगा। यही सिचुएशन फ्लैश फ्लड में बदल गई। ये पानी तिब्बत से नीचे आया और नेपाल की बूथ कोशी और दूसरे रिवर सिस्टम में पहुंच गया। पानी की स्पीड और ताकत इतनी ज्यादा थी कि रास्ते में आने वाली चीजों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई घरों को नुकसान पहुंचा, सड़कें बह गई, ब्रिजेस टूट गए और पावर प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल में करीब 19 ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा और लगभग 40 किलोमीटर रोड्स के बहने की बात सामने आई। इलाके में मौजूद 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इस डिजास्टर से प्रभावित हुए। सबसे दुखद बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग इस डिजास्टर में प्रभावित हुए और कई लोगों की जान चली गई। सैकड़ों लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनमें 200 से ज्यादा इंडियन सिटीजन्स भी शामिल है। अब यहाँ से कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं रहती, क्योंकि यही नदी सिस्टम आगे चलकर भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि यहाँ ये बात समझना अभी होगा कि फ्लड को चाइना ने जानबूझकर पैदा किया था या किसी चाइनीज डैम से पानी छोड़ा गया था। ऐसी बात साबित करने के लिए क्लियर साइंटिफिक एविडेंस की जरूरत होगी। जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक इस डिजास्टर का कारण ग्लेशियर कोलैप्स, लैंडस्लाइड और सेस्मिक एक्टिविटी जैसी नेचुरल प्रोसेस हो सकती है। लेकिन इस घटना ने एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अगर भविष्य में तिब्बत में इसी तरह की कोई बड़ी नेचुरल डिजास्टर होती है और वहां से पानी तेजी से नीचे आता है, तो क्या चाइना समय पर नेपाल और भारत को वार्निंग देगा? यही सवाल नेपाल ने भी उठाया है। नेपाल के जर्नलिस्ट परशुराम कापले ने आरोप लगाया है कि नेपाल को इतनी बड़ी डिजास्टर की अर्ली वार्निंग नहीं मिली। उनका कहना था कि नेपाल अपने पड़ोसियों की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखता है, लेकिन जब नॉर्दर्न नेबर चाइना की तरफ से ऐसी डिजास्टर सिचुएशन आती है तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग की कमी नेपाल के लिए भारी नुकसान पैदा कर सकती है। यह बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिमालयन रीजन में रिवर का पानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चला जाता है। ऊपर तिब्बत है, फिर नेपाल और भारत के हिस्से आते हैं। इसीलिए अगर ऊपर रीजन में कोई बड़ा लैंडस्लाइड, ग्लेशियर कोलैप्स या डैम रिलेटेड इंसिडेंट होता है तो इसका असर नीचे रहने वाले देशों पर पड़ सकता है। और अब आता है चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, मेडोक डैम। चाइना तिब्बत में यारलुंग सेंगपो नदी पर एक विशाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। यही यारलुंग सेंगपो नदी आगे चलकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में सियांग के नाम से जानी जाती है और फिर असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यानी एक ही रिवर सिस्टम 3 देशों से जुड़ा हुआ है, चाइना, भारत और बांग्लादेश। और चाइना जिस जगह ये मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है वह कोई नॉर्मल लोकेशन नहीं है। ये हिमालय रीजन का बहुत सेंसिटिव हिस्सा है। यहाँ माउंटेन काफी स्टीप है, रिवर बहुत गहरी वैली से गुजरती है और अर्थक्वेक का रिस्क भी काफी ज्यादा है। मेडोक प्रोजेक्ट का प्लान कैपेसिटी लगभग 60,000 मेगावाट बताई जाती है। अगर ये पूरा होता है तो ये चाइना के 3 गोर्स डैम से भी बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकता है। अब सवाल है कि चाइना को इतना बड़ा डैम बनाने की जरूरत क्यों है? सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रिसिटी। तिब्बत के इस हिस्से में यारलुंग सेंगपो नदी एक बहुत गहरी वैली में तेजी से नीचे गिरती है, यानी पानी के फ्लो और हाइट डिफरेंस से बहुत ज्यादा हाइड्रो पावर जनरेट की जा सकती है। चाइना इसी नेचुरल एडवांटेज का इस्तेमाल करके मैसिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना चाहता है। लेकिन भारत की चिंता सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर नहीं है, सबसे बड़ी चिंता है वाटर सिक्योरिटी, क्योंकि नदी का ऊपर पोर्शन चाइना के कंट्रोल में है और भारत लोअर
रिपेरियन कंट्री है। अब इसे आसान एग्जांपल से समझिए। अगर आपके घर में पानी की एक बड़ी पाइपलाइन आती है और उसका टैप आपके पड़ोसी के घर में है, तो आपके पास ये चिंता हमेशा रहेगी कि वह टैप कब कितना पानी छोड़ेगा। ब्रह्मपुत्र के मामले में सिचुएशन बिल्कुल ऐसी नहीं है, क्योंकि नदी का बड़ा हिस्सा भारत में ही बारिश और ट्रिब्यूटरीज से वाटर हासिल करता है। फिर भी तिब्बत में ऊपर रीचेस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से रिवर के फ्लो के टाइमिंग और वॉल्यूम पर असर पड़ने की पॉसिबिलिटीज को भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर ड्राई सीजन में अप स्ट्रीम में वाटर फ्लो कम होता है तो एग्रीकल्चर, फिशरीज और लोकल कम्युनिटीज प्रभावित हो सकती है। और अगर हैवी रेनफॉल के दौरान रिजर्वर से बहुत ज्यादा पानी छोड़ा जाता है तो डाउन स्ट्रीम एरियाज में फ्लडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स मेडॉक डैम को लेकर चिंता जता रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट इसे वाटर बॉम्ब तक कहते हैं, लेकिन यहाँ असली चिंता यह है कि इतनी बड़ी स्ट्रक्चर अगर अर्थक्वेक प्रोन हिमालयन रीजन में बनाई जाती है तो किसी बड़े अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड या स्ट्रक्चरल इंसिडेंट की स्थिति में क्या होगा। यही सवाल और सीरियस इसलिए हो जाता है क्योंकि एक रिसेंट जियोलॉजिकल स्टडी में मेडोंग डैम साइट के नीचे एक्टिव फॉल्ट के बारे में कंसर्न सामने आए हैं। हिमालयाज दुनिया के सबसे एक्टिव अर्थक्वेक जोन में से एक है। इंडिया और यूरेशियम टेक्टोनिक प्लेट्स यहां आपस में टकराती है। इसी वजह से इस पूरे रीजन में अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड का रिस्क हमेशा बना रहता है। अब सोचिए, एक तरफ हजारों मीटर ऊंचे माउंटेन्स, दूसरी तरफ अर्थक्वेक प्रोन एरिया और उसके बीच दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में से एक। इसी कॉम्बिनेशन ने भारत के एक्सपर्ट्स और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट की चिंता बढ़ाई है। भारत की एक और बड़ी प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन। अगर तिब्बत में कोई मेजर लैंडस्लाइड होता है, ग्लेशियर टूटता है या फिर रिवर का फ्लो अचानक बदलता है, तो भारत के लिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वार्निंग जितनी जल्दी मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में अथॉरिटीज उतनी जल्दी लोगों को अलर्ट कर पाएगी। नेपाल की रिसेंट डिजास्टर ने इसी वीकनेस को सामने ला दिया है। अगर ऊपर तिब्बत में कोई बड़ी घटना हो और डाउनस्ट्रीम कंट्रीज को समय पर इंफॉर्मेशन ना मिले तो कुछ घंटों में सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। इसीलिए भारत और चाइना के बीच रिवर डेटा और हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि भारत क्या कर रहा है। भारत ने भी ब्रह्मपुत्र के ऊपर रीचेस में अपनी तैयारी बढ़ाई है। अरुणाचल प्रदेश में सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ाने की योजना है। इसकी प्रपोज्ड कैपेसिटी लगभग 11,000 मेगावाट बताई जाती है। इसका उद्देश्य सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं है, भारत के लिए ये वाटर मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल के नजरिए से भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर फ्यूचर में अपस्ट्रीम में वाटर फ्लो में बड़ा बदलाव आता है तो भारत के पास अपने टेरिटरी में वाटर मैनेजमेंट की ज्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए। इसके अलावा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉनिटरिंग भी लगातार मजबूत की जा रही है। अब नेपाल की बात करें तो डिजास्टर के बाद भारत ने तुरंत रिलीफ सपोर्ट शुरू किया। भारत की तरफ से राहत सामग्री भेजने की तैयारी की गई और इंडियन एयरफोर्स के जरिए असिस्टेंस पहुंचाने की बात सामने आई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह से बात करके हर पॉसिबल सपोर्ट देने का भरोसा भी दिया। यानी जब नेपाल मुश्किल में था तब भारत ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि रिलीफ और रेस्क्यू सपोर्ट की तरफ भी कदम बढ़ाया। ये भारत नेपाल रिलेशनशिप्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल और भारत का रिलेशनशिप्स सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। दोनों देशों की बॉर्डर खुली है, लोगों के बीच बहुत पुराना सोशल कनेक्शन है और रिवर्स भी दोनों देशों को जोड़ती है। इस डिजास्टर ने एक और चीज दिखा दी, हिमालय को सिर्फ एक माउंटेन रेंज की तरह नहीं देखा जा सकता। ये पूरे साउथ एशिया की वाटर सिक्योरिटी का आधार है। तिब्बत में जो कुछ होता है उसका असर नेपाल, भारत और बांग्लादेश तक पहुंच सकता है। इसीलिए चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केवल चाइना का इनर्शियल मैटर नहीं रह जाता, खासकर तब जब प्रोजेक्ट ऐसी ट्रांस बाउंड्री रिवर पर बनाया जा रहा हो जिसका पानी दूसरे देशों में भी जाता है। लेकिन भारत को इस पूरे मामले में इमोशनल रिएक्शन से बचना होगा। इसके बजाय भारत को 3 चीजों पर फोकस करना चाहिए। पहली, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग, दूसरी, अपने रिवर सिस्टम और डिजास्टर रिस्पांस को मजबूत करना और तीसरी, चाइना के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, क्योंकि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर तेजी से बदल रहे हैं। हैवी रेनफॉल इवेंट्स और सडन फ्लड्स का रिस्क भी कई हिमालयन रीजन में बढ़ सकता है। इसीलिए नेपाल की रिसेंट ट्रेजेडी को सिर्फ एक आइसोलेटेड फ्लड समझना शायद बड़ी गलती होगी।
यह एक वार्निंग है कि हिमालयाज में नेचर और ह्यूमन कंस्ट्रक्शन दोनों मिलकर कितनी बड़ी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल मेडॉक डैम को लेकर है। क्या चाइना इतनी सेंसिटिव अर्थक्वेक जोन में 60,000 मेगावाट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट सेफली ऑपरेट कर पाएगा? क्या भारत को इसके डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को लेकर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग करनी चाहिए? और क्या चाइना को नेपाल और भारत जैसे डाउनस्ट्रीम कंट्रीज को रियल टाइम रिवर डेटा और डिजास्टर अलर्ट्स देने के लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल अप्रोच अपनानी चाहिए? क्योंकि नदी किसी बॉर्डर को नहीं पहचानती। ऊपर अगर कोई घटना होती है तो उसका असर नीचे रहने वाले लोगों पर जरूर पड़ता है। नेपाल की इस भयानक बाढ़ ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, हिमालयन रीजन में वाटर सिक्योरिटी अब सिर्फ एनवायरनमेंट का मुद्दा नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और आने वाले समय की रीजनल पॉलिटिक्स का भी बड़ा हिस्सा बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही नेपाल के लिए और नेपाल के लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में प्रे जरूर करिएगा। साथ ही अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन और वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।